जी हाँ, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ईरान ट्रिप के हवाले से। यानी ईरान जाने के लिए आपको किस किस्म का वीज़ा लेना चाहिए, किस किस्म की ट्रांसपोर्ट का इंतखाब करना चाहिए, बाय रोड जाना चाहिए या बाय फ़्लाइट। लेकिन जो मेरा अक्सर मेरे वीडियोस में आपने देखा कि मेरा जो दोस्त मज़र था उसने मुझे गाइड किया कि बजट वगैरह मैं मेंटेन कर लूँगा, बाद में आप मुझे पे कर देना, तो आप तैयारी करो और हम ईरान के लिए निकलते हैं। तो इस तरह से हमने अपनी पहली इंटरनेशनल ट्रिप का आगाज़ किया, अर्जेंटली पासपोर्ट वगैरह बनवाया। अच्छा, ईरान में ज़्यादातर जो 3 किस्म का वीज़ा लोग लेते हैं, आगे जो कहानी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और होटल से वापसी पर यहाँ पे हमें एक तीसरे बंदे ने ज्वाइन किया। तो इस तरह का ये जो सारा पैच था 10 से 11 घंटों का, ये थ्रू आउट सारा ही बोरिंग था। लेकिन हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि जो हमारे साथ तीसरा बंदा है वो गुजराती है। यहाँ पे टर्निंग पॉइंट आया था। अब जो हमारे साथ तीसरा बंदा था ना, उसका जो मिशन था वो तो हमें कुछ हद तक मालूम हो गया था कि उसने डंकी लगानी थी। यानी बात करने का मकसद है कि यहाँ पे मज़र भाई ने भी दिल छोड़ दिया था। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। जी हाँ, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ईरान ट्रिप के हवाले से। ये वीडियो मैंने ईरान ट्रिप से वापसी पर ही क्रिएट करनी थी, लेकिन कुछ मसरूफियात और स्पेशली मौसम की ख़राबी की वजह से मैं ये वीडियो क्रिएट नहीं कर सका था। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी दिनों बाद मौसम काफ़ी बेहतर है और मैं घर से निकला हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना आज आपके साथ अपना जो ईरान ट्रिप है उसका कंप्लीट एक्सपीरियंस शेयर करूँ। यानी ईरान जाने के लिए आपको किस किस्म का वीज़ा लेना चाहिए, किस किस्म की ट्रांसपोर्ट का इंतखाब करना चाहिए, बाय रोड जाना चाहिए या बाय फ़्लाइट। कोशिश करूंगा कि तमाम इन्फॉर्मेशन आपके साथ डिटेल से शेयर करूं, तो आगे रिक्वेस्ट है मेरे साथ मौजूद रहिए। तो बात शुरू से स्टार्ट करते हैं। जिस तरह आपने मेरे चैनल के ऊपर देखा, अगर नहीं देखा तो ज़रूर देखिए कि मैं पहले रैंडमली लोकल कंटेंट बनाता था, यानी लोकल वीडियोस क्रिएट करता था, लोकल जो मकामात थे उनको एक्सप्लोर करता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने बाहर के जो दूसरे अजला है उनको एक्सप्लोर करना शुरू किया। तो इस तरह से मैंने अपना जो ट्रैवल था वो कंटिन्यू रखा हुआ था। और ट्रैवलिंग का तो मुझे शुरू से बहुत ही शौक़ था, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता नए नए दोस्त बनते गए और उनमें से बहुत सारे जो दोस्त थे वो इंटरनेशनल ट्रिप्स कर चुके थे, तो उनसे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन भी मिलती रही साथ साथ। और मेरा जो माइंड था, जो इंटरनली यानी मैं अपने आप को तैयार भी कर रहा था कि इंटरनेशनल ट्रैवलिंग करनी है और हर हाल में करनी है। लेकिन कुछ मसरूफियात और कुछ पर्सनल काम करवाने की वजह से मेरा जो बजट था वो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट भी हो गया था। लेकिन जो मेरा अक्सर मेरे वीडियोस में आपने देखा कि मेरा जो दोस्त मज़र था उसने मुझे गाइड किया कि बजट वगैरह मैं मेंटेन कर लूँगा, बाद में आप मुझे पे कर देना, तो आप तैयारी करो और हम ईरान के लिए निकलते हैं। 4 to 6 more days later. तो इस तरह से हमने अपनी जो पहली इंटरनेशनल ट्रिप थी उसके लिए तैयारी शुरू की। अर्जेंटली हमने पासपोर्ट बनवाया, सारे काम अर्जेंटली किए और अपनी जो ईरान जो सीरीज़ थी उसकी तैयारी शुरू कर दी। तो इस तरह से हमने अपनी पहली इंटरनेशनल ट्रिप का आगाज़ किया, अर्जेंटली पासपोर्ट वगैरह बनवाया। फिर हम चले गए सारी तैयारी करने के बाद लाहौर। वहाँ पे हमने वीज़ा लेना था। वीज़ा का क्या प्रोसेस है वो मैं आपके साथ डिटेल से शेयर करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, ईरान में ज़्यादातर जो 3 किस्म का वीज़ा लोग लेते हैं उनमें से ज़ियारती, टूरिस्ट और वर्क वीज़ा। और इनमें से भी ज़्यादातर जो है वो ज़ियारती वीज़ा ही लेते हैं। ज़ियारती वीज़ा लेने की वजह यह है कि एक तो वो सस्ता होता है और बआसानी मिल जाता है। लेकिन हमने जो वीज़ा लिया था वो टूरिस्ट वीज़ा था। टूरिस्ट वीज़ा नॉर्मल तकरीबन 16,000 का जो 3 दिन या 4 दिन बाद मिलता है, और जो अर्जेंटली है वो 24,000 में मिलता है, जो अभी तक मुझे याद है। और हो सकता है कि शायद अब इनके रेट जो हैं वो आगे पीछे हो गए हों या कम या ज़्यादा हो गए हों। और जो ज़ियारती वीज़ा है वो तकरीबन 8,000 में मिलता है। और वर्क वीज़ा मुझे अभी तक याद नहीं है, वो आप ईरानी कौंसलेट की वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं। यानी ज़ियारती, टूरिस्ट और वर्क वीज़ा 3 किस्म का होता है, लेकिन मोस्टली जो ज़ियारती और टूरिस्ट वीज़ा ही लोग लेते हैं और ईरान के लिए अपना जो सफ़र है उसका आगाज़ करते हैं। तो इस तरह से हमने टूरिस्ट वीज़े का इंतखाब किया और टूरिस्ट वीज़ा तकरीबन हमें 4 घंटों बाद मिल गया था। वीज़ा लेने के बाद हम वापस होटल में आ गए। आगे जो कहानी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और होटल से वापसी पर यहाँ पे हमें एक तीसरे बंदे ने ज्वाइन किया, और जिन भाई साहब का ताल्लुक़ ज़िला गुजरात से था। खैर, हम तीनों बंदों ने लाहौर से कोयटा के लिए स्लीपर क्लास बस की टिकट्स करवाईं और कोयटा के लिए अपना जो सफ़र है उसका आगाज़ किया। और तकरीबन हम 16 घंटों में कोयटा पहुँचे। और एक जो अहम चीज़ वो ये कि लाहौर से कोयटा के लिए स्लीपर क्लास बस का किराया 6,000 रुपये था। और आगे कोयटा से ताफ्तान बॉर्डर के लिए अल हिकमत वालों के पास गए, वहाँ से बस की टिकट्स करवाईं। तकरीबन 3,000 में फ़ी बंदे की टिकट हुई। और शाम को तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे बस कोयटा से ताफ्तान बॉर्डर के लिए निकली।
थ्रू आउट पूरा बलूचिस्तान क्रॉस करती हुई तकरीबन 10 से 11 घंटों में हम रात को 2 बजे ताफ्तान बॉर्डर पर पहुंच चुके थे। और ये वाला जो ट्रैक था ना, ये बहुत ही बोरिंग था। एक तो इसमें आबादी बहुत ज़्यादा कम थी, थ्रू आउट सारा खुश्क एरिया, खुश्क पहाड़ों वाला सिलसिला, और इंटरनेट भी बिल्कुल नहीं था। रास्ते में 2 या 3 बड़े शहर आते हैं, एक नौशकी, एक दालबंदीन और एक थोड़ा सा जो बड़ा शहर है वो नौकुंडी। तो इस तरह का ये जो सारा पैच था 10 से 11 घंटों का, ये थ्रू आउट सारा ही बोरिंग था। यानी अब आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि इतना लंबा बोरिंग ट्रैक करने के बाद बंदे की क्या हालत होगी। खैर जिस तरह भी था, हम कोयटा से ताफ्तान बॉर्डर रात को पहुंच चुके थे। खैर ताफ्तान बॉर्डर पे हमने होटल में कमरा लिया और वहां पे हमें कमरा 3000 में 3 बंदों के लिए एक नाइट के लिए मिला था। हम वहां पे कमरे में गए, अच्छी खासी हमें नींद आई। सुबह हम जल्दी उठे, नाश्ता वगैरह करना था और स्पेशली जो करेंसी है वो एक्सचेंज करवानी थी। अब बात आएगी करेंसी की, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ताफ्तान बॉर्डर के ऊपर करेंसी एक्सचेंज करने के लिए बहुत सारे वहाँ पे लोग बैठे होते हैं, लेकिन जो सबसे अहम चीज़ है वो ये कि आप वहाँ पे करेंसी अपने साथ लेके जाएं, यानी जो पाकिस्तानी करेंसी है उसको अपने साथ लेके जाएं। वहाँ पे एटीएम की सहूलत तो मैसर है, लेकिन एटीएम में से 10,000 से ऊपर की ट्रांजैक्शन नहीं होती। जिस तरह हमारे साथ हुआ था कि हमने 1 लाख रुपए वहाँ पे निकलवाया था और हमें 10 ट्रांजैक्शन करनी पड़ी थी। तो इसके लिए आप बेहतर हाल ये है कि आप कोयटा से या पीछे लाहौर से अपने साथ पाकिस्तानी करेंसी लेके जाएँ और वहाँ पे आप इस जो जलालत है उससे बच सकें। खैर हमने वहाँ पे एटीएम से पैसे निकलवाए, वापस आके करेंसी एक्सचेंज करवाई और उस टाइम हमें जो रेट मिल रहा था, 1 पाकिस्तानी रुपए के बदले 170 ईरानी तुमान मिल रहे थे। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने पैसे बनते हैं ईरानी जो हैं। तो हमने इस तरह से 50 हज़ार जो पाकिस्तानी है वो एक्सचेंज करवाए थे। और करेंसी एक्सचेंज करने के लिए जिस तरह मैंने बताया कि वहाँ पे ताफ्तान के जो मेन चौक है वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, मुख्तलिफ रेट्स दे रहे होते हैं, तकरीबन उनका सेम ही होता है। तो आप वहाँ से आप करेंसी एक्सचेंज करवा सकते हैं। खैर हमने करेंसी एक्सचेंज करवाई, नाश्ता किया और हम बॉर्डर क्रॉसिंग के लिए निकल पड़े। और सबसे पहले हम ताफ्तान गेट पे गए, वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स फिल किए, फिर उसके बाद हम गए इमिग्रेशन हॉल की तरफ। लेकिन हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि जो हमारे साथ तीसरा बंदा है वो गुजराती है, और जो गुजराती हैं वो पूरी दुनिया में बैन है, स्पेशली वो डंकी के हवाले से। तो हमें इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था, ना मज़र भाई को पता था ना मुझे। तो वहाँ पे गए इमिग्रेशन हॉल में, तो जैसे ही उन्होंने उसका जो पासपोर्ट देखा इमिग्रेशन वालों ने, वो उसकी वजह से हमारा पासपोर्ट भी साथ रख लिया और हम तीनों को एक साइड पे बिठा दिया। यानी उन्होंने यही फील किया कि हम तीनों बंदे डंकी लगाने वाले हैं, लेकिन हमारा ऐसा कोई माइंड नहीं था। जस्ट उस बंदे की वजह से हमें भी जलालत भुगतना पड़ी और जो हमें एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़े वो मैं यहाँ पे शेयर करना मुनासिब नहीं समझूंगा। यानी बात करने का मकसद है कि गुजरात और मंडी बहाउद्दीन के लोग पूरी दुनिया में इस हवाले से बदनाम हैं कि वो डंकी लगाते हैं। तो यहाँ पे एक यही मशवरा देना चाहूँगा कि जब भी आप ट्रैवल करें तो इस तरह की किसी भी यानी कि इलाके के बंदे को अपने साथ मत लेके जाएँ। खैर जो भी जलालत हमने फेस की, इमिग्रेशन हमने पाकिस्तान वाली साइड पे क्लियर की और स्पेशली ईरान वाली साइड पे तो बहुत ही स्मूथ इसका प्रोसेस था और इस तरह से हम ईरान में एंटर हो गए। फाइनली जी वेलकम टू ईरान। यहाँ पे टर्निंग पॉइंट आया था। जैसे ही हम ईरान में एंटर हुए, स्पेशली मैंने नोट किया कि मज़र भाई की जो तबीयत है वो काफ़ी ज़्यादा यानी अपसेट लग रही थी। स्पेशली एक तो वो इमिग्रेशन के ऊपर हमें बहुत ज़्यादा जलालत फेस करनी पड़ी, हालांकि हमारा बिल्कुल भी कोई 1% भी यानी चांस नहीं था कि या माइंड नहीं था कि डंकी वाला कोई सीन होगा, लेकिन उस बंदे की वजह से हमें जलील होना पड़ा। और मज़र भाई की तबीयत काफ़ी ज़्यादा यानी कि ताफ्तान क्रॉस करते ही चेंज होना शुरू हो गई थी और मुझे भी यानी कि इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि अब जो आसार हैं वो कुछ बेहतर नहीं लग रहे। खैर हमने वहाँ पे टैक्सी करवाई और हम ज़ाहदान के लिए निकल पड़े हंसी खुशी। जिस तरह भी हमारा ये जो ताफ्तान से ज़ाहदान का सफ़र था हमने कंप्लीट किया। ज़ाहदान पे पहुँचने के बाद हमें बहुत ज़्यादा इंटरनेट के हवाले से मुश्किलात फेस आईं। इंटरनेट के हवाले से मुश्किलात जो पेश आईं उनमें से बड़ा मसला ये था कि जब हमने ताफ्तान बॉर्डर पे सिम ली थी ना, वो 1.5 लाख तुमान में मिली थी, लेकिन उसमें जो कुछ MB मिले थे ना हमें, वो यानी कि ऐसे बोनस यानी कि MB थे, वो जल्द ही ख़त्म हो गए और वहाँ पे हमें कोई यानी कि इस तरह का कोई इंटरनेट की शॉप भी नहीं मिल रही थी। और स्पेशली हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि ईरान में जो इंटरनेट है वो बैन है और VPN लगा के चलाना पड़ता है। तो खैर हम ज़ाहदान बस टर्मिनल पर काफ़ी देर यानी घूमते रहे। भूख भी काफ़ी ज़्यादा लगी थी, लेकिन किसी तरह हमें एक यानी कि वहाँ पे जो कंडक्टर है वो मिल गया था, तो उसने हमें यानी काफ़ी ज़्यादा गाइड किया, काफ़ी हमारी हेल्प की और कुछ VPN वगैरह हमें इंस्टॉल करवाए और उस तरह से हम व्हाट्सएप वगैरह हम चलाने में कुछ हद तक कामयाब हो गए थे। ज़ाहदान बस टर्मिनल पे काफ़ी देर हम घूमते रहे, किसी हद तक हम इंटरनेट चलाने में कामयाब हो चुके थे और भूख की वजह से काफ़ी बुरी हालत हो चुकी थी। वहाँ पे मैंने एक बर्गर भी लिया था जिस तरह आपने वीडियोज़ में देखा, लेकिन वो काफ़ी फीका था, तकरीबन 300 पाकिस्तानी उसके बनते थे, लेकिन खैर उसको मैंने ज़ाया ही किया क्योंकि उसके अंदर कोई टेस्ट ही नहीं था। और स्पेशली इस बात का मुझे अंदाज़ा बिल्कुल नहीं था कि ईरानी जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा यानी कि फीका खाना पसंद करते हैं।
खैर हमने वहाँ पे हमने टिकट करवाई मशहद के लिए, जहदान से मशहद के लिए तकरीबन 2.5 लाख तुमान में हमने टिकट करवाई, जो कि 1400 कुछ पाकिस्तानी बनते हैं। और ये वाला जो ट्रैक था ये भी तकरीबन 16 से 17 घंटों का था। तो इस तरह से हमने बस की टिकट करवाई और बस के अंदर अपना सामान वगैरह रखा और हम निकल पड़े मशहद के लिए। 16 से 17 घंटों में हम मशहद पहुँचे और तकरीबन सुबह के टाइम हम मशहद में पहुँचे थे। वहाँ पे हमने टैक्सी करवाई और स्पेशली इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के मज़ार की तरफ हम चले गए। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के मज़ार के करीब हम पहुँचे, यानी इमाम रज़ा चौक में। तो वहाँ पे हमने पहला जो काम यानी कि मुनासिब समझा वो यही कि हम कहीं से कोई अच्छा हमें रीज़नेबल होटल मिल जाए। तो होटल की तलाश करते रहे। खैर हमें 2 लाख तुमान में फ़ी बंदे के हिसाब से एक होटल मिल गया। वहाँ पे हमने तकरीबन 3 या 4 घंटे अपनी जो नींद है वो पूरी की। नींद पूरी करने के बाद हम उठे, बाहर निकले। स्पेशली हमारा फोकस था ना, वो नाश्ता भी हमने नहीं किया था, तो हमारा ये फोकस था कि कहीं से हमें कोई अच्छा पाकिस्तानी रेस्टोरेंट मिल जाए। उसकी तलाश में हम काफ़ी देर घूमते रहे। जिस तरह आपने एक वीडियो में देखा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बड़ी मुश्किल से हमें पाकिस्तानी रेस्टोरेंट मिला मशहद में, बिल्कुल इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के चौक के पास है, तो आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं। खैर हम वहाँ पे गए, खाना खाया पेट भर के, बिल्कुल पाकिस्तानी टेस्ट था। तो फिर थोड़ी सी जान में जान आई और खाना खाने के बाद हम चले गए इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े के ऊपर। वहाँ पे हमने सलाम किया, काफ़ी देर वहाँ पे बैठे रहे, रेस्ट की। फिर उसके बाद हम वापस आ गए मज़ार से बाहर। अब जो हमारे साथ तीसरा बंदा था ना, उसका जो मिशन था वो तो हमें कुछ हद तक मालूम हो गया था कि उसने डंकी लगानी थी, लेकिन उसके जो आसार हैं वो अभी से हमें फील होना शुरू हो गए थे कि अब वो निकलने वाला है। तो उसने हमें कहा कि मेरे साथ एयरपोर्ट चलो, वहाँ से मैंने फ़्लाइट करवानी है तेहरान के लिए, फिर उसके बाद मैंने जाना है आज़रबाईजान। खैर हम उसके साथ चले गए एयरपोर्ट पे। वहाँ पे तकरीबन हम 2 घंटे जलील होते रहे और हमें किसी भी शहर के लिए, ना हमें तेहरान के लिए, ना किसी और सिटी के लिए, ना किसी और कंट्री के लिए टिकट मिली किसी भी फ़्लाइट की। उसकी वजह यही थी कि ईरान में लोग जो फ़्लाइट बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और जो टिकट्स हैं वो सारी ऑलरेडी बुक थी। और मशहद एयरपोर्ट पे हम कभी उस काउंटर पे जाते, कभी उस काउंटर पे, और कुछ इन्फॉर्मेशन लेते रहे कि कहीं से कोई टिकट मिल जाए। लेकिन इस दौरान मज़हर भाई ने मुझे कहा कि मेरी भी बस है, यानी मैं भी वापस जाने लगा हूँ। चाहे मुझे पाकिस्तान की टिकट मिले, चाहे किसी और शहर की, चाहे जहदान की, चाहे तेहरान की, लेकिन मैं वापस जाने लगा हूँ। यानी बात करने का मकसद है कि यहाँ पे मज़हर भाई ने भी दिल छोड़ दिया था, स्पेशली उस बंदे के बैड इंप्रेशन की वजह से भी, और कुछ इतने लंबे लंबे ट्रैक्स होने की वजह से भी। और स्पेशली जो मज़हर भाई हैं वो बहुत ज़्यादा यानी कंफर्ट जोन में ट्रैवल करते हैं, तो इस वजह से भी उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा यानी ख़राब हो गई थी। अब यहाँ पे टर्निंग पॉइंट था। मज़हर भाई ने मुझे यानी कि स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया था कि मैं वापस जाने लगा हूँ, अगर आपने रुकना है तो आप यहाँ पे सोलो कर लो, लेकिन मैं वापस जा रहा हूँ। लेकिन बात करने का मकसद है, करने को तो मैं सोलो कर लेता, कोई मुश्किल नहीं था, लेकिन मज़हर भाई की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी कि स्पेशली जो ताफ्तान बॉर्डर से कोयटा वाला ट्रैक और कोयटा से मुल्तान वाला ट्रैक था वो काफ़ी लंबा था, तो उस दौरान उनको अगर कुछ हो जाता तो उसका रिस्पॉन्सिबल मैं था। तो इसलिए मैंने भी यही फ़ैसला किया कि मैं भी उनके साथ वापस ही जाता हूँ। और हमें मशहद एयरपोर्ट से किसी भी शहर या किसी भी कंट्री के लिए फ़िलहाल कोई भी फ़्लाइट नहीं मिली और हम एयरपोर्ट से दोबारा वापस अपने यानी रूम में, होटल में आ चुके थे। रूम में वापस आने के बाद हमने अपनी तैयारी शुरू की, अपनी यानी पैकिंग शुरू कर दी। उस बंदे को वहीं छोड़ा क्योंकि उसने आगे निकलना था, तो हम वापसी के लिए निकल पड़े, स्पेशली मशहद से जहदान के लिए। और तकरीबन रात को 7 से 8 बजे हमने मशहद से जहदान के लिए बस की टिकट करवाई और थ्रू आउट सारी रात सफ़र करते रहे और अगली सुबह हम जहदान पहुंच चुके थे। और जहदान से तकरीबन 1.5 से 2 घंटों में हम ताफ्तान पहुंचे। वहां पे इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद पाकिस्तान में एंट्री हुई और इस तरह से ये जो मेरा ट्रिप था वो इख्तिताम पजीर हुआ। और अब बात करते हैं इस ट्रिप के ऊपर टोटल ख़र्चे की। इस ट्रिप के ऊपर मेरा तकरीबन टोटल 70,000 रुपये ख़र्चा आया था, जो कि बहुत ज़्यादा था। मेरे जो अक्सर दोस्त हैं वो ईरान जाते हैं और तकरीबन 3 दफ़ा ईरान जा चुके हैं। कोई 30,000 में ट्रिप करके आ चुका है, कोई 40,000 में, और ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 में ईज़िली यानी कि 25 से 30 दिनों की वो ट्रिप करके आ चुके हैं। लेकिन मेरे साथ एक बहुत ही कंफर्ट जोन वाला बंदा था और स्पेशली वो जो तीसरा बंदा था उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा ज़लाल फेस करना पड़ी। तो इस वजह से मुझे तकरीबन ये ट्रिप 70,000 में पड़ा था, जो कि बहुत ज़्यादा था। अब जो सबसे अहम बात वो आपके साथ शेयर करना मुनासिब समझूंगा कि जब भी आप स्पेशली ईरान के लिए निकलें तो अपने साथ कोई ऐसा बंदा लेके निकलें जो कि दिल छोटा करने वाला ना हो और स्पेशली कंफर्ट जोन वाला ना हो। बात करने का मकसद ये है कि उस बंदे के अंदर मुश्किलात को बर्दाश्त करने का हौसला हो। मेरी बात का मकसद क्रिटिसाइज या किसी को यानी कि टारगेट करना नहीं है। मकसद ये है कि जब आप ट्रैवल करते हैं तो आपके अंदर हौसला और स्टेमिना होना चाहिए और स्पेशली डंकी वालों से आप बिल्कुल एहतियात करके बच के ट्रैवल करें।
जिस तरह मैं पहले बता चुका हूं कि उस गुजराती बंदे की वजह से हमें बहुत ज़्यादा जलालत फेस करना पड़ी। एक और जो अहम टिप आपके साथ शेयर करना ज़रूरी समझूंगा कि आप जब भी किसी भी कंट्री के लिए ट्रैवल करें या किसी भी इलाके के लिए करें, बेशक आप जितने मर्जी अमीर हों, लेकिन उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा आपकी प्रायोरिटी हो कि आप बहुत ज़्यादा कंजूस हों। अगर आप अपने हाथ खुला रखेंगे तो आप बिल्कुल भी ट्रैवल नहीं कर सकेंगे। तो मेरी बात करने का मकसद है कि अगर आप कंजूसी करोगे तो आप ट्रैवल कर सकोगे, वरना आप नहीं कर सकोगे। मैंने जो फील किया, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया, तो इसलिए बेहतर है कि आप अपना हाथ खुला होने की बजाय कंजूसी के साथ ट्रैवल करें। खैर, मेरी तो ये पहली इंटरनेशनल ट्रिप थी, पहली ये सीरीज़ थी। इससे मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ ऑब्ज़र्व किया। आगे से इंशाल्लाह बेहतर प्लानिंग, बेहतर मैनेजमेंट और स्पेशली बेहतर पार्टनर के साथ ट्रैवलिंग का आगाज़ करूँगा, स्पेशली इंटरनेशनल ट्रैवलिंग का। तो प्लानिंग चल रही है। इंशाल्लाह जैसे ही अपना बजट वगैरह मेंटेन होगा, अपनी जो नई सीरीज़ है स्पेशली इंटरनेशनल ट्रिप है उसका आगाज़ करूँगा। इस ट्रिप के हवाले से मैंने जो भी यानी कि ऑब्ज़र्व किया, जो भी मैंने फ़ील किया, आपके साथ शेयर किया। तो नेक तमन्नाओं और नेक ख्वाहिशात के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये आज की वीडियो स्पेशली इन्फॉर्मेटिव वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द किसी नई वीडियो में, किसी नई सीरीज़ में दोबारा से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने दोस्त नईम अब्बास भुट्टा को इजाज़त दीजिए और दुआ में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासर।